आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है, उर्दू ड्रामा बांग्लादेश में फेमस हो रहा है। लोग इश्क मुर्शिद देख रहे हैं, लेकिन हम जो उर्दू बोलने वाले हैं, हम उर्दू को खत्म कर रहे हैं। ढाका में मुशायरा होता है, सैदपुर में मुशायरा होता है, 40% लोग बंगाली आते हैं। लोगों को ये नहीं बताया गया कि आपको पाकिस्तान नहीं लेना चाहता है, कि आधा रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे। कैंपों में लोगों के अंदर एक ज़हन बन गया। असेंबली का टाइम आया, सारे बच्चे निकले। 2 रॉ के बच्चे जो है नेशनल एंथम गा रहे हैं, हमार सोनार बांग्ला आमी तुम्हें भालोबासी। हम लोगों का जुबान बिल्कुल बंद था। तो सारे बच्चे जो लोकल बच्चे थे वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये कौन लोग आ गए। हमने सर को बोला, सर क्या लिखेंगे नेशनलिटी? उन्होंने कहा लिख दो बांग्लादेशी। फिर बात आई कि परमानेंट एड्रेस की। बंगाली टीचर ने कहा मेरे घर का एड्रेस डाल दो। माशाल्लाह आज मैं लॉयर हूँ। मेरे साथ जिन बच्चों ने इस हेट्रेड की वजह से ड्रॉप आउट हुआ था, आज वो एक लेबर है। कैसे एक मुल्क अपने स्टेटलेस पॉपुलेशन को जो है नेशनल बनाया। तो हमारी जुडिशरी का बहुत तारीफ होता है। आज भी हम बोलेंगे ना, सिटीजन विदाउट बेनिफिट। सबसे बड़ी बात गुर्बती है वहाँ पे। बार्बर है, बुचर है, हैंडीक्राफ्ट वर्कर है, डे लेबरर है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया इनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इशू पे ये जो है कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक टाइम में राबिता वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था, क्या $1 मिलियन वहाँ पे था जो बना था इनको पाकिस्तान लाने के लिए। ये पैसा है किसके पास? वो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनका जो 71 में किलिंग में जो बिहारियों का भी हाथ था ना, उनकी बेटी बिहारियों से मोहब्बत करती है। ये बड़ी बात है हमारे लिए। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। ये शेर जहन में आते ही हम 1971 में चले जाते हैं, जहाँ पे मुल्क एक ज़बान की बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन क्या वाकई वो ज़बान इस वक्त भी तकसीम की वजह बनी हुई है, या फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है कि वहाँ पे उर्दू ज़बान सीखी जा रही है, उससे मोहब्बत की जा रही है, बल्कि कल्चर को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बांग्लादेश के हमारे साथी खालिद हुसैन साहब, जो कि लॉयर हैं और उसके अलावा चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं काउंसिल ऑफ माइनॉरिटीज़ के। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ये बताइए कैसे ये सूरत हाल है कि अब वहाँ पर जहाँ पे इतनी मुखालफत थी उर्दू ज़बान की, अब वहाँ पे मोहब्बत है, उर्दू ज़बान सीखी जा रही है, उसमें कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उस पर बातें की जा रही हैं, सब कैसे मुमकिन? जी देखें, सबसे पहली बात यह है कि 1952 में जो लैंग्वेज मूवमेंट था ना, वो कभी भी उर्दू के अगेंस्ट में नहीं था, बल्कि बात ये थी कि उर्दू के साथ बांग्ला ज़ुबान को इज़्ज़त दी जाए। तो बेसिकली कभी ने कोई बांग्लादेशी या बंगाली ने ये नहीं चाहा था कि उर्दू को हटा के बांग्ला को लाया जाए। सिर्फ उनकी डिमांड ये थी कि उर्दू के साथ बांग्ला भी रखी जाए। तो आज हम जानते हैं कि उसकी सूरत हाल में ये रिज़ल्ट है। एक छोटा सा मिसाल दूँ आपको सैदपुर का ना, नॉर्थ बंगाल का एक साइड है जो छोटा सा शहर है सैदपुर, कि वहाँ पे जो बंगाली रिक्शा पुलर है वो भी उर्दू बोलता है। तो नफ़रत नहीं थी, ये पॉलिटिक्स था। ढाका में मुशायरा होता है, सैदपुर में मुशायरा होता है। इन मुशायरों में अगर आप देखें 40% लोग बंगाली आते हैं। आज ये जो है उर्दू को सुनना चाहते हैं। उर्दू मेहदी हसन को आज भी लोग सुनते हैं। खालिद साहब आपने सैदपुर का जिक्र किया, इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। वहाँ पे सूरत हाल शायद पहले से ऐसी है कि वहाँ पे उर्दू बोलने वाले हमेशा से ज़्यादा रहे हैं और अब भी सूरत हाल वहाँ पर ऐसे ही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा आप। जी बिल्कुल, सैदपुर में 26 कैंप है, लेकिन कैंप से ज़्यादा पॉपुलेशन कैंप के बाहर के लोगों की है, उर्दू स्पीकिंग लोगों की है, और ये डोमिनेटिंग बिजनेस क्लास लोग हैं। अब थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि जो वहाँ पे एक पॉपुलेशन थी, तकरीबन कोई 2,60,000 लोग मौजूद हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो कैंप्स में हैं, और 42,000 ख़ानदान हैं। सेपरेशन हुई है, उस वक्त से लेके अब तक उनके हालात क्या रहे? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ख़ुद को बोलूँ कि हम रिफ्यूजी नहीं हैं। हाँ, ये बात है कि 16 दिसंबर 1971 के बाद हम समहाउ स्टेटलेस हो गए। पूरे बांग्लादेश में 116 कैंप इस्टेब्लिश किया उन लोगों ने। ये कैंप था, टेम्पोररी कैंप था फॉर द टाइम बिंग। ये 8 डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ICRC ने ये कहा कि एक ऑप्शन पेपर दे दिया लोगों को ना, कि अब आपके पास 3 रास्ता है कि आप यहीं रुक जाएं, आप पाकिस्तान चले जाएं, या फिर बैक टू पेविलियन आप इंडिया चले जाएं। चूँकि उस वक्त के हालात बिल्कुल ऐसी थी कि रिवेंज वाला मसला था, तो लोगों ने जान बचाने के लिए लोगों ने ऑप्शन डाला कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बस यही एक ऑप्शन था जो कि अनऑफिशियल था। ICRC चूँकि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ स्टेट का कोई रिलेशन नहीं है। तो ICRC ने ये सारा जो पेपर्स था ये UNHCR को दिया, UNHCR ने पाकिस्तान को दिया कि भाई आपके ये सारे लोग हैं, ये पाकिस्तान आना चाहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक्त इनकार किया कि भाई पाकिस्तान अब अलग हो चुका है। उन्होंने ये बात बोल के इसको कट कर दिया। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ICRC अपने तौर पे कर रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई गुफ्तगू नहीं थी। तो ये जब खत्म हो गया, लेकिन वही ऑप्शन जो है हम लोगों के लिए
एक बहुत बड़ा काल बन गया कि ये लोग स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं, ये फंसे हुए पाकिस्तानीज, ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट भी उस वक्त से इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन ये गवर्नमेंट के लेवल पे इस बात की आगाही तो होगी कि ये वही लोग हैं जो जाहिर बात है कि यहाँ पे स्ट्रैंडेड रह गए और जी। ये पाकिस्तान नहीं जा सके, हाँ। तो ये उनके इल्म में तो होगी ना ये उनके बात। इल्म में थी ये बात, इसीलिए 1973 में एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जो सिमला एग्रीमेंट हुआ ना, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सिग्नेचरीज है ना। तो ये लोग बैठे हैं कि भाई अब जो 2000 जो आर्मीज थे जो यहाँ पे फंसे हुए थे, इनको कैसे लेना है, आज जो बिहारीज है कैसे वापस जाएंगे, और बांग्लादेश का जो देना पावना है, जो पाकिस्तान से अलग होने के बाद इनका जो पावना, जो एसेट्स था, इस पे डिस्कशन होगी। तो ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज के हवाले से 3 ऑप्शन डाला गया। इन लोगों ने कहा कि भाई हम उन लोगों को स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज बोलेंगे ये 3 कैटेगरीज को फुलफिल करेंगे। तो ये देखा गया 1973 के बाद कि हम इन 3 कैटेगरी में नहीं पड़ते। अब जो लोग कैंप में बचे हुए हैं, ना ही वो वेस्ट पाकिस्तान में जन्म लिया था, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन था वो था हार्डशिप केस, यानी कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे 25,000 लोगों को लेंगे, और 25,000 जो केस था, ये 25,000 समहाउ उस वक्त पाकिस्तान ने ले लिया। अब लेने के बाद अब कैंप में एक लीडरशिप तैयार हो गए, जो नसीम खान के इस पे थी ना, जो SPGRC स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जनरल रिपार्टीशन कमेटी, ये बन गई। तो ये लोग बायस लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इनको ये शऊर नहीं था कि हम फोर्स ही कर सकें कि एक कम्युनिटी को आप लीड कर रहे हैं तो आपको, लीडर को एक फोर्स ही करना पड़ता है कि भाई असल में हम किस तरह से अपने आप को स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज बोलेंगे। क्या पाकिस्तान का जो सिटीजनशिप, एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप एक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करती है कि हम पाकिस्तानी हैं? ये सारा चीज़ को नहीं देखा। इन लोगों ने एजिटेशन शुरू कर दिया कि आधा रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे। अब ये जो एजिटेशन शुरू हुआ कैंपों में, लोगों के अंदर एक जहन बन गया कि हम यहाँ के नहीं हैं। ये कब तक, ये कौन कितने अरसे तक रहा ये मामला? ये तकरीबन आप अगर देखें, ये तकरीबन 2003 यानी कि 4 मई 2003 तक रहा। ये जो लोग थे SPGRC वाले या फिर नसीम खान वाले, इन लोगों ने लोगों को बोला भाई आप उर्दू पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, बंगला मत पढ़ो, आपको पाकिस्तान जाना है, आप पाकिस्तान चले जाओगे। लेकिन लोगों को ये नहीं बताया गया कि आपको पाकिस्तान नहीं लेना चाहता है। फिर लोगों ने अपने तौर पे पासपोर्ट बनाए और पाकिस्तान आना शुरू किया, जो आज औरंगी की आबादी है। औरंगी में बेशतर लोग बांग्लादेश के कैंपों से आए हुए हैं। खुद से मेरी पैदाइश जिनेवा कैंप की है। हम जब जिनेवा कैंप में पैदा हुए, जिनेवा कैंप के स्कूल में गए, वहाँ पे हमने उर्दू पढ़ा। अब हमें मैट्रिक का एग्ज़ाम देना था, जो कैंप के स्कूल से हम नहीं दे सकते थे। तो तकरीबन हम कोई 20-25 लड़के कैंप के स्कूल से निकल के हम कैंप के बाहर स्कूल में गए। वो स्कूल नूरजहां रोड में है, बंगाली मीडियम हाई स्कूल है। पहला दिन जो था हमारे लिए एक दर्दनाक दिन था। कंप्लीटली हम लोग शॉक हो गए थे। और 20 बच्चे थे, हम सारे एक रॉ में हम बैठे हुए थे। असेंबली का टाइम आया, सारे बच्चे निकले, मैदान पे चले गए। वहाँ पे बांग्लादेश का फ्लैग लगा हुआ था, सारे बच्चे, हमारा एक रॉ बन गया था। गोया कि 2 रॉ के बच्चे जो है नेशनल एंथम गा रहे हैं, अमर सोनार बांग्ला आमी तुम्हें भालोबासी। हम लोगों का जुबान बिल्कुल बंद था, हम एक वर्ड नहीं गा पा रहे थे, इसलिए कि हम इस नेशनल एंथम से हम वाकिफ़ ही नहीं थे। ये हमारा था ही नहीं उस वक्त। हमें बताया गया था ये आपका नहीं है। तो सारे बच्चे जो लोकल बच्चे थे वो हमारी तरफ देख रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद फन शुरू हो गया हमारे साथ ना, कि ये कौन लोग आ गए, भाई कहाँ से आ गए ये लोग। फिर लोगों ने, बच्चों ने हमें बहुत डिस्टर्ब किया। हमें वॉर क्रिमिनल कहा गया, हम जो है यानी कि बुरी बुरी अल्फाजों में हमें ट्रीट किया गया। फिर ऐसे हुआ कि दूसरे दिन हमारे साथ फाइट हो गई स्कूल में। कुछ बच्चे वहाँ से ड्रॉप आउट हो गए। 20 से जो है तकरीबन 16-17 बच्चे निकल गए, हम 3-4 बच्चे बच गए। माशाल्लाह आज मैं लॉयर हूँ। मेरे साथ जिन बच्चों ने इस हेट्रेड की वजह से ड्रॉप आउट हुआ था, आज वो एक लेबर है। तो मेरा एक ये था कि हमें पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। तो आपने फिर बांग्ला सीखी? बांग्ला मीडियम से ही हमने पढ़ा। हम फिर मसला ये हुआ ना कि जब ये फाइटिंग हुई, यहाँ पे किरदार अदा किया उस स्कूल के बंगाली टीचर ने। बंगाली टीचर ने बोला कि भाई देखो, इनको देखो, ये कहाँ से आए आज पढ़ने के लिए ना, इनका क्या कसूर है। अब मसला आता है, जब 9 हमने कंप्लीट किया, 10th क्लास 10th में हमारा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता था। तो ये बोर्ड का रजिस्ट्रेशन में एक मैंडेटरी ऑप्शन था वहाँ पे कि आपको लिखना होगा आपका नेशनलिटी। तो हम उस वक्त भी कंफ्यूज थे, चूँकि हम कैंप में पैदा हुए, कैंप में हमें बोला जा रहा है कि आप आधा रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, तो हम पाकिस्तानी हैं। अब वहाँ पे हम सारे 4-5 बच्चे स्टक हो गए। हमने सर को बोला, सर क्या लिखेंगे नेशनलिटी? उन्होंने कहा लिख दो बांग्लादेशी। फिर बात आई कि परमानेंट एड्रेस की और प्रेजेंट एड्रेस की। तो चूँकि हम कैंप में रहते थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एड्रेस का, और अगर हम कैंप का एड्रेस डाल देते हैं तो हो सकता है बोर्ड से उस वक्त, चूँकि उस वक्त
सिटीजनशिप इशू क्लियर Reject नहीं हो था, जाता रिजेक्ट हो जाता। तो ये बंगाली टीचर ने कहा कि तुम 2 बच्चे मेरे घर का एड्रेस डाल दो, तुम 2 बच्चे मेरे घर का एड्रेस डाल दो। ये होती है सिंपैथी। ये टीचर वही है जो बंगाली टीचर, हाँ, वो टीचर लोगों ने कहा। हम लोगों ने उनका घर का एड्रेस यूज किया अच्छा। करके अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बच्चे मैट्रिक पास किए, हम फिर कॉलेज में गए। अब हमें वो हो रहा था ना कि असल में यार हमें अपना पहचान बनाना है, हम हैं कौन। और ये भी महसूस हो रहा होगा कि हम महसूस- सिर्फ हाँ, चंद बच्चे हैं चंद जो कि बच्चे, पढ़ सकें, बाकी लोग, तो सब हाँ, अनपढ़ रह ड्रॉप गए। आउट हो गए। जी। तो फिर हम लोगों ने शुरू किया कि भाई अब हम इस पे रिसर्च करते हैं। तो हमने एक एसोसिएशन बनाया था, एसोसिएशन ऑफ यंग जनरेशन ऑफ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी। 2001 में हमने देखा कि नेशनल इलेक्शन के लिए वोटर लिस्टिंग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में गए तो हमें वो पेपर सबमिट करने का मौका नहीं मिला, चूँकि वहाँ के जो लोग थे, जो NSI स्पेशल ब्रांच के लोग थे, उन लोगों ने देख के हमें बिल्कुल डांटा कि भाई आप कैंप से आए हो, कितनी बड़ी हिम्मत आपकी, आप यहाँ पे वोटर लिस्ट करने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। हम वापस आ गए, आके फिर लॉयर से मिला हमने, तो कहा चलो अब टाइम आ गया हमारा लीगल फाइट शुरू करने का ना। कोर्ट ने कहा कि ये जो 10 लोग हैं कैंप में रहते हैं, जिनेवा कैंप इन द टेरिटोरी ऑफ बांग्लादेश। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इन लोगों को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करो। फिर 2008 में जो फर्स्ट टाइम बांग्लादेश हुकूमत ने स्टार्ट किया नेशनल आईडी कार्ड, जो आपके यहाँ पे पहले से थी, हमारे वहाँ पे 2008 में शुरू हुई, तो उसमें हम लोगों ने देखा, इश्तिहार आया कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप ये सारा चीज़ इंजॉय कर पाएंगे। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया यार हम 10 लोग को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो फिर मीरपुर से और एक ग्रुप, 10 लोगों का और एक ग्रुप, सदाकत खान जो है वो लीड दे के एक और पिटिशन हम लोगों ने डाला। तो उसमें सदाकत खान लोगों ने ये कहा कि 116 कैंप में रहने वाले सारे लोग बांग्लादेशी हैं और हमें वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो ये जजमेंट 2008 का जजमेंट जो ये रियली लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस पे बैक इन द कैंप क्या सूरत हाल थी, वहाँ पे क्या रेजिस्टेंस थी, और थोड़ा सा उस माहौल के बारे में बताइए, क्योंकि जाहिर बात है वो एक जनरेशन गैप भी है, जो लोग पुराने लोग हैं वो यकीनन उसको रजिस्ट कर रहे होंगे। आपने वहाँ पे जाके उनको कैसे कन्विंस किया और फिर ये सबको हुकूक मिले? ये बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए। हमने कहा था ना कि SPJRC जो लोग पाकिस्तान आना चाहते थे, इनकी जो बड़ी ग्रुप थी, पूरे बांग्लादेश में ये लोग थे ना, जब ये जजमेंट आया बिल्कुल ये तहलका मच गया था कैंपों में ना। ऐसा भी हुआ कि जो इसमें जो लीड दे रहा था ना, जो बंदा, जो मेरा दोस्त है हसन, तो हसन को और मुझे घर से निकलना पड़ा, रात में हमको अपना घर छोड़ना पड़ा जिनेवा कैंप में, इसलिए वो SPJRC वाले लोग हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया कि भाई आप लोगों ने ये क्या कर दिया कि आप लोगों को बांग्लादेश बना रहे हैं, बांग्लादेशी बना रहे हैं, हम तो पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात इस जजमेंट की है कि इसमें फर्स्ट टाइम कोर्ट ने हमें ये कहा, पीपल आर लिविंग इन 116 कैंप्स, दे आर बांग्लादेशी सिटीजन एंड दे आर उर्दू स्पीकिंग बांग्लादेशी। बिल्कुल नाम हमें मिल गया। अगर कोई बोले कि नहीं हमें इस सिटीजनशिप पे नहीं आना, हमें नेशनल आईडी कार्ड नहीं चाहिए, कोर्ट ये इंस्ट्रक्शन दिया, लिव देम ऑन देयर फेट। हम आज इंटरनेशनल फोरम में जब जाते हैं, जहाँ पे स्टेटलेसनेस को लेके बात होती है, तो सबसे पहले जो स्कॉलर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपको स्टेटलेसनेस के ऊपर बात करना है तो आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखो, कैसे एक मुल्क अपने स्टेटलेस पॉपुलेशन को जो है नेशनल बनाया, हाउ दे हैव एंडेड देयर स्टेटलेसनेस। तो हमारी जुडिशरी का बहुत तारीफ होता है। आपको पता होगा आज रोहिंग्या म्यांमार के सिटीजन थे, लेकिन 1982 में आइन को तब्दील करके उनको स्टेटलेस बनाया गया। तो ये हम बनने के बाद हालात, हाँ बिल्कुल हालात चेंज नहीं हुए। आज भी हम बोलेंगे ना, सिटीजन विदाउट बेनिफिट। मैं ये बात करना चाह रहा था कि 2008 में ये लैंडमार्क डिसीजन आया, उसके बाद ज़िंदगी मुख्तलिफ हो गई, बदल गई ज़िंदगी जी। तो अब क्या उसके असरात हैं? ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बदली। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल तो बन गए, हम सिटीजन हो गए, पासपोर्ट हमें मिल गया, हम दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज़ अभी भी हमारी है। कुछ इश्यूज़ हैं कि लोग कैंप में अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात गुर्बती है वहाँ पे है। आम कैंप के लोगों का पेशा क्या है? वो ये जो है बार्बर है, बुचर है, हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर है, डे लेबरर हैं, कुछ लोग हैं जो ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे बाय चॉइस नहीं है? बाय चॉइस नहीं, मजबूर है वो लोग। इनकी इकोनॉमी अलाउ नहीं करती है कि ये कैंप से निकले। जिनेवा कैंप जो है इतना छोटा सा कैंप है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन अगर आप देखें 22,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, 5,776 लोग, 76 फैमिली वहाँ पे हैं। बहुत ही कंजस्टेड है, अनप्लान बिल्डिंग बना के वो लोग रह रहे हैं। किसी वक्त अगर अर्थक्वेक होती है तो सबसे पहले जिनेवा कैंप मैसिव एक्सीडेंट उनका होगा। तो अभी आप जब ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा फैसला हुआ, उसके बाद लोगों में भी आगाही आ गई, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम? अब क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे वो शिफ्ट होके पॉपुलेशन में नहीं आ पा रहे, उन कैंप्स को नहीं छोड़ पा रहे? बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी आपको नहीं है। कैंप के लोग आप फ्लैट खरीद सकते हैं,
आप लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास इकोनॉमी पावर हो। लेकिन अब जो है सारे लोग गवर्नमेंट की तरफ रुजू करके बैठे हुए हैं कि भाई बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारा रिहेबिलिटेशन कर दे, हम यहाँ से चले जाएं। सबसे बड़ा जो इशू अब आ चुका है वो है कैंप इविक्शन का। सारे 116 कैंप जो है ये, इसमें से सारे कैंप प्राइवेट लैंड पे हैं, कुछ कैंप है जो रेलवे प्रॉपर्टी पे है, लेकिन रेलवे भी तो रेलवे की प्रॉपर्टी है। अब चूंकि आप बांग्लादेशी नेशनल हैं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। आर्गूमेंट ये है गवर्नमेंट की ना, आपको निकलना होगा। लेकिन हम इस बात की फाइट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त से लेके अब तक ना आपके पास कोई लैंड टाइटल है, बिल्कुल नहीं, कुछ ना नहीं कोई है। जगह है, तो वो कहाँ जाएंगे अब लोग? ये कहाँ जाएंगे? अब मीरपुर में मैं आपको बताऊं कि रास्ता निकालने के लिए सिटी कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 4 से 5 कैंपों को इविक्ट किया। कुछ लोग फ्लैट में चले गए जिनकी इकोनॉमी अच्छी थी, कुछ लोग फिर दूसरे कैंप में आ गए, इसलिए वो नहीं जा सकते। कैंप में आपको 3000 टका का जो है वो रेंट मिल जाएगा एक कमरा, तो वो आपके लिए ईजी है। कैंप के बाहर आप जाएंगे, आपको 15,000 टका देने होंगे। कुछ लोग अभी भी खुले आसमान में हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं बना, फिर वो कुछ लोग जो है बंगाली स्लम में चले गए। ये मौजूदा हुकूमत ने फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट किया पब्लिकली कि भाई ये जो बिहारी हैं ये लोग बड़े तकलीफ़ में हैं, इनकी हालात बद से बदतर हो रही है, इनको हम आबाद करेंगे, इनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इशू पे ये जो है 2016 का ऑर्डर, लेकिन देखिए आज तक जो है इस पे कोई काम नहीं हुआ। हमारी हुकूमत इतनी भी वेलफेयर हुकूमत नहीं कि इतना सारा पैसा लगा दे। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक टाइम में राबिता वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था इनको रिपार्टीशन करने के लिए। उस पर एक बड़ी अमाउंट जमा थी ना, वहाँ पे काफ़ी अमाउंट थी, क्या $1 मिलियन वहाँ पे था जो बना था इनको पाकिस्तान लाने के लिए। अब हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट का पैसा है, ये पैसा को बांग्लादेश हुकूमत को दी जाए, ये पैसा बांग्लादेश हुकूमत अपनी पैसे लगा के इनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम करे। बट ये खबर हमारे पास कहीं नहीं है कि ये पैसा है किसके पास। अच्छा, ये बताइए कि अब वहाँ पे जैसे आपने बताया कि उर्दू की भी एक्सेप्टेंस है और जो लोग कैंप्स में हैं उनकी भी एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ पे कल्चर पे क्या इसके असरात हुए हैं, शादियों पे क्या असरात हुए हैं? अब आप लोगों का आपस में मिलना जुलना है, इंटर मैरिजेज़ हो रही हैं। उसके अलावा ये एक और ये बात भी सामने आती है कि अब जो वहाँ पे बिहारीज़ हैं उनका अपना कल्चर जो है वो थोड़ा सा मादूम होता जा रहा है, वो फेड आउट हो रहा है। बिल्कुल ये हमारे लिए एक बैक साइड है, यानी कि डार्क साइड है उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए जो लोग कैंप में। हमने जब ये मिशन शुरू किया था कि हम अपने लिए काम करेंगे, छोटी सी कौम हमारी है, 3 लाख हो 4 लाख की कौम है, हम यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बांग्लादेशी बन के हम यहाँ पे रहेंगे और अपना जो कल्चर को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम शायद गलत थे, अब हम फेल हो रहे हैं। कि देखें, कभी भी कोई भी लैंग्वेज या कल्चर किसी का एनिमी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। आपका ख़ुद का एक खूबसूरती है कि आपके घर पे अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें बहुत सारा रिचुअल होता है। आपकी शादी बंगालियों की शादी से थोड़ा सा अलग है, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे रिचुअल अलग हैं। लेकिन ये सारी चीज़ ख़त्म हो रही है, हम मॉडर्न हो जा रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं ना। कि अब जो बच्चे कैंप से निकल रहे हैं ये अपने आप को उर्दू स्पीकिंग बोलना भी नहीं चाहते हैं, ये बोलना भी नहीं चाहते हम उर्दू स्पीकिंग है। अगर ये उर्दू स्पीकिंग खुद को बोलते हैं तो ये माइनॉरिटी हो जाते हैं। अगर आप माइनॉरिटी होते तो फिर आप सेकंड क्लास समझते हैं अपने आप को। तो अब जो है हम जो ये रियलाइज़ करते हैं कि हम खुद अपने लैंग्वेज कल्चर को हम किल कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं। यंग जनरेशन में कोई शायर नहीं आ रहा है, इसलिए उसको उर्दू पढ़ना ही नहीं आता, उर्दू उसको लिखना नहीं आता। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है, उर्दू ड्रामा बांग्लादेश में फेमस हो रहा है। लोग इश्क मुर्शिद देख रहे हैं, इस पर डिस्कशन हो रही है, लेकिन हम जो उर्दू बोलने वाले हैं हम उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं खुद से। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है जावेद हुसैन नाम के हमारे एक उर्दू स्पीकिंग भाई हैं जिन्होंने उर्दू काफ़ी किताबों को जो उन्होंने बंगला में ट्रांसलेट किया हुआ है ना। उन्होंने सादत हसन मंटू को किया, उन्होंने गालिब को किया, उन्होंने मीर तकी मीर को किया, फैज़ अहमद फैज़ को किया। उनके बदौलत आज बंगाली लोग जो है बंगला में जो उर्दू फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हमें चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए कि अपना जो कल्चर। आप देखें कि हमारे वहाँ पे जो घर पे जो कैंप में बच्चे होते थे ना, तो हमारे वहाँ एक सीरीज़ होता था रिचुअल का, 6 दिन होने से उसको हम छट्टी बोलते थे। सारे खातून बैठती थी, उसमें एक जो है वो मिक्स एक फूड बनता था कि सब लोग वो फूड खाएंगे उस दिन, ये सारा चीज़ होगा, येलो कलर का कपड़ा बच्चा पहनेगा और वो अपना फोल्क सॉन्ग होगा, औरतें बैठ के जो भोजपुरी में वो गाना गाती थी, ये सारी चीज़ ख़त्म हो गए। उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते, उर्दू लिखना पढ़ अब ये नहीं छुपाते हैं ये लोग ना। ये आप अब मेरी फैमिली अपार्टमेंट में रहती है, अब हम इस तरह का अगर कोई रिचुअल करते हैं तो हमारे नेबर बोलेंगे अच्छा ये बिहारी है। तो ये चीज़ से बचना चाह रहे हैं लोग, जो कि गलत है।
लेकिन आप ये कहते हैं कि ये खुद साख्ता खौफ है गवर्नमेंट का या किसी का कोई नहीं, प्रेशर गवर्नमेंट नहीं का कोई कुछ नहीं, बल्कि गवर्नमेंट चाहती है, बंगाली लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर हो। अब आप देखें कि मुहर्रम हमारा एक वाहिद मुहर्रम एक कल्चर जो इवेंट है ये बच गया है। अब इस मुहर्रम को कवर करने के लिए मुल्क के बाहर से जो कैमरामैन लोग आते हैं इस इवेंट को, तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा है, ये तो आपको रिच कर रही है, आपका कल्चर है जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अब आपके शादी में जो रिचुअल है ये तो आप कर ही सकते हैं। पहले रिचुअल होता था कि शादी से पहले रात जो होता था ना, इसको हम राजग्गा बोलते थे, तो उसमें एक किस्म का मिठाई बनता था, ये आटे का मैदे का गुड़ दे के इसको गुलगुल्ला बोलते थे ना, एक रहम बनता था। तो औरतें जो हमने देखा बचपन में कैंपों में ना, औरतें 7 औरतें मिलके 7 सुहागिन बोलते थे उसको, वो जो प्याली में वो मिठाई लेके अजान से पहले करीब के मस्जिद में जाती थी और जाके वो ताक लगाती थी, ये 7 प्याला वहाँ पे रख के आती थी ये लोग। ये सारा सिस्टम बंद हो रहा, अब ये लोग नहीं करना चाह रहे, ये सारा चीज़ नहीं हो रहा। अच्छा, 2 नाम भी एक बड़े मशहूर है, एक ठाकुर साहब का और मुफीदुल हक साहब का, जी उनका बिल्कुल। क्या किरदार रहा है? जी, हमने आपको यही कहा कि हमारी जो कल्चर है और लैंग्वेज को बचाने के लिए बंगाली लोग सामने आ रहे हैं। आप तनवीर मुकम्मल को देख लें, ये एक्टिविस्ट है, इन्होंने द प्रोमिस्ड लैंड फिल्म बनाया, जो फिल्म टर्निंग पॉइंट है उर्दू स्पीकिंग को बांग्लादेश में समझने के लिए। मुफीदुल हक साहब हैं, मुफीदुल हक साहब डाई हार्ट सपोर्टर है उर्दू स्पीकिंग के, उर्दू लैंग्वेज के, ये डाई हार्ट सपोर्टर, ये हमें इनकरेज करते हैं कि भाई आप खुल के अपना लैंग्वेज को प्रैक्टिस करो। मेघना गुहा ठाकुरता के वालिद साहब को, वो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनका जो 71 में किलिंग में जो बिहारियों का भी वो था, हाथ था ना, बिहारी लोग जो है पाक आर्मी को लेकर गए, हाँ भाई देखो ये हिंदू है, इनको, उनकी बेटी बिहारियों से मोहब्बत करती है, उनकी बेटी बिहारियों की आवाज़ को रेस करती है कि इतने कुछ होने के बावजूद जो अब तक हम लोगों को एक्सेप्ट किया हुआ है, हमें मौका दिया हुआ है कि भाई आप आगे बढ़े, ये बड़ी बात है हमारे लिए। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली दफ़ा हमारी मुलाकात होगी तो और नई प्रोग्रेस के साथ आप आएंगे। जी, आप और इनवाइट इंशाल्लाह करने के लिए बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।